नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम इंग्लिश लिटरेचर के एक ऐसे मास्टरपीस को एक्सप्लोर करने वाले हैं जो 20th सेंचुरी की सबसे पावरफुल और थॉट प्रोवोकिंग पोएम्स में से एक है। ये पोएम है द अननोन सिटीजन, जिसे लिखा एक बहुत ही लेजेंडरी पोएट ने जिनका नाम है W.H. ऑर्डन। लेकिन डायरेक्टली पोएम की लाइंस पर जंप करने से पहले किसी भी टेक्स्ट का बैकग्राउंड और उसके ऑथर की लाइफ को समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वहीं से हमें एक डीप कनेक्शन मिलता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे ऑथर के बारे में। हमारे ऑथर का नाम है W.H. ऑर्डन। इनका जन्म इंग्लैंड में 1907 में हुआ था। हालांकि अपनी लाइफ के लेटर स्टेज में यानी 1939 में वो यूनाइटेड स्टेट्स माइग्रेट कर गए थे। इस माइग्रेशन की वजह से लिटरेरी वर्ड में हम उनको एक एंग्लो अमेरिकन पोएट के रूप में जानते हैं। अगर हम इनकी अर्ली लाइफ की बात करें तो ऑर्डिन एक बहुत ही एजुकेटेड प्रोफेशनल फैमिली से आते थे। इनके फादर एक मेडिकल ऑफिसर थे और इनकी मदर एक नर्स थी। उनकी फैमिली स्ट्रांगली रिलीजियस थी और डिवोटेडली एंग्लो कैथोलिक बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी। ये एनवायरनमेंट उनके अर्ली थॉट प्रोसेस को काफी शेप करता है। अब आपको ये समझना होगा कि ऑर्डिन ने जिस दौर में पोएट्री लिखी वो दुनिया के लिए एक बहुत ही ट्रिबुलेंट टाइम था। उन्होंने वॉर ईयर्स के दौरान लिखा और उन्हें अपने टाइम का एक आउटस्टैंडिंग वॉर पोएट माना जाता है। ऑर्डेन उस 1930s के इंग्लिश पोएट्स के जनरेशन का हिस्सा है जिसमें स्टीफन स्पेंडर और सेसिल लुइस जैसे बड़े नाम शामिल हैं। ये वो जनरेशन थी जिसने एक साथ कई सारे ग्लोबल क्राइसिस को फेस किया, जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का खतरा, यूरोप में बढ़ता हुआ फेसिज्म और वेस्ट का इकोनॉमिक क्राइसिस। ऐसे माहौल में एक आम इंसान की जिंदगी कैसी होगी, इसका उनके माइंड पर बहुत गहरा असर पड़ा। आप सोच रहे होंगे कि इनकी पोएट्री बाकी पोएट से कैसे अलग थी। देखिए अगर हम 20th सेंचुरी के दूसरे मॉडर्निस्ट की बात करें जैसे टी.एस. इलियट या फिर विलियम बटलर येट्स, तो उनकी पोएट्री में आपको काफी कॉम्प्लेक्सिटी, पेडेंट्री और क्लासिकल या फिर बिब्लिकल रेफरेंसेस देखने को मिलेंगे। लेकिन ऑर्डन का स्टाइल बिल्कुल अलग था। ऑर्डन की पोएट्री का स्टाइल बहुत ही सिंपल और एलिगेंट था, जो बिना किसी भारी पेडेंट्री के होता था। वो बेसिकली जनरल आइडियाज के पोएट थे और उनके थीम्स मोस्टली पॉलिटिकल नेचर के होते थे। उन्हें कॉमन पब्लिक या ऑर्डिनरी मासेस की सफरिंग से एक बहुत डीप एम्पैथी थी। इस एम्पैथी के पीछे एक बड़ा रीजन उनका कार्ल मार्क्स और सिगमंड फ्रॉइड के थॉट्स में इंटरेस्ट भी था। क्योंकि हम इनको एक वॉर पोएट कह रहे हैं तो एक मिसकंसेप्शन क्लियर करना बहुत जरूरी है। हमें लगता है कि वॉर पोएट्री का मतलब सिर्फ एंटी वॉर लिखना होता है, पर ऐसा नहीं है। वॉर पोएट्री लाइफ के कुछ सबसे बड़े और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी हो सकती है, जैसे कि हमारी आइडेंटिटी, इनोसेंस, गिल्ट, लॉयलिटी, करेज, ह्यूमैनिटी और डेथ। इस पोएट्री की सबसे बड़ी पावर ये है कि ये इंडिविजुअल और नेशन दोनों के बिहाफ पर बोलती है और लोगों के अंदर हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस और पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जगाने का काम करती है। और दोस्तों यही बैकग्राउंड और माइंडसेट फाउंडेशन बनता है हमारी आज की पोयम द अननोन सिटीजन का, जहां एक मॉडर्न फेसलेस सोसाइटी में आइडेंटिटी के स्ट्रगल को एक बहुत ही यूनिक और सैटिरिकल तरीके से दिखाया गया है। तो दोस्तों ये था हमारा कंटेक्स्ट। अब बात करते हैं इस पोयम के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की। इस पोयम को पढ़ते वक्त एक बात याद रखिएगा कि इस पोयम का स्पीकर कोई आम इंसान नहीं है। इस पोयम का स्पीकर एक गवर्नमेंट स्पोक्समैन या फिर एक ब्यूरोक्रेट है जो इस फेसलेस सिटीजन के बारे में बात कर रहा है। ये एक सटारिकल एलिजी है, जहां एक एलिजी यानी शोक गीत का यूज करके एक्चुअली एक सटायर यानी व्यंग प्रेजेंट किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोयम के टाइटल और उसके ठीक नीचे दिए गए एक एपिग्राफ के साथ। टू JS07M378 दिस मार्बल मॉन्यूमेंट इज erected by the state। पोयम शुरू होने से पहले एक छोटा सा डेडिकेशन या फिर एपिग्राफ आता है। ध्यान दीजिए सिटीजन का कोई नाम नहीं है, उसे लेटर्स और नंबर से एड्रेस किया गया है, JS07M378। ये सीधे तौर पर दिखाता है कि एक टोटलिटेरियन गवर्नमेंट के अंडर एक इंसान अपनी इंडिविजुअलिटी खो चुका है और सिर्फ एक डेटा पॉइंट या फिर फाइल नंबर बनकर रह गया है। स्टेट यानी गवर्नमेंट ने इस नेमलेस और फेसलेस सिटीजन के लिए एक मार्बल मॉन्यूमेंट बनवाया है, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी वही किया जो स्टेट चाहती थी। He was found by the Bureau of Statistics to be one against whom there was no official complaint, and all the reports on his conduct agree that in the modern sense of an old-fashioned world, he was a saint. For in everything he did, he served the greater community। यह स्पीकर बताता है कि ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स, जो कि एक गवर्नमेंट एजेंसी है, उसके हिसाब से सिटीजन के खिलाफ आज तक कोई भी ऑफिशियल कंप्लेंट नहीं थी।
उसके कंडक्ट यानी बिहेवियर के सारे रिपोर्ट्स इस बात पर एग्री करते थे कि वो मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से एक सेंट था। अब यहाँ सेंट का मतलब कोई स्पिरिचुअल इंसान नहीं है। मॉडर्न सेंस में सेंट वो है जो परफेक्टली स्टेट के रूल्स को फॉलो करे, बिना कोई सवाल उठाए, और अपने हर एक एक्शन से ग्रेटर कम्युनिटी को सर्व करे। यानी उसने अपनी पर्सनल डिजायर्स को साइड में रखकर सिर्फ सिस्टम के लिए काम किया। एक्सेप्ट फॉर द वॉर टिल द डे ही रिटायर्ड, he worked in a factory and never got fired, but satisfied his employer's fudge motor sink. Yet he wasn't a scab or odd in his views, for his union reports that he paid his dues. Our report on his union shows it was sound. अब स्पीकर उसकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करता है। वॉर के टाइम को छोड़कर उसने अपने रिटायरमेंट तक एक फैक्ट्री में काम किया और उसे कभी फायर नहीं किया गया। उसके एम्प्लॉयर का नाम था फज मोटर इंक और वो उन्हें हमेशा सेटिस्फाई रखता था। पर इसके बावजूद वो कोई स्कैब यानी कि स्ट्राइक ब्रेकर नहीं था और उसके व्यूज बिल्कुल नॉर्मल थे। वो प्रॉपरली अपने ट्रेड यूनियन के ड्यूज यानी उनकी फीस पे करता था, जिसकी रिपोर्ट यूनियन ने दी है। और नोटिस कीजिए ब्रैकेट में लिखा है आर रिपोर्ट ऑन हिज यूनियन शो इट वाज साउंड। ये बहुत ही क्रीपी है। इसका मतलब स्टेट सिर्फ सिटीजन पर नजर नहीं रख रही, बल्कि उन यूनियंस पर भी नजर रख रही है जो सिटीजन के राइट्स के लिए होती है। हर चीज मॉनिटर हो रही है। And our social psychology workers found that he was popular with his mates and liked a drink. The press are convinced that he bought a paper every day and that his reactions to advertisements were normal in every way. लाइफ का कोई हिस्सा प्राइवेट नहीं है। सोशल साइकोलॉजी के वर्कर्स उसकी साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बनाते हैं और फाइंड करते हैं कि वो अपने दोस्तों में पॉपुलर था और उसे कभी कभी ड्रिंक करना भी पसंद था। वो एकदम नॉर्मल आम आदमी जैसा बिहेव करता था। मीडिया या फिर द प्रेस कंफर्म करती है कि वो हर रोज एक न्यूज़पेपर खरीदता था। इसका मतलब वो वही इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहा था जो स्टेट उसे देना चाहती थी, बिना किसी क्रिटिकल क्वेश्चनिंग के। और एड्स को देखकर उसका रिएक्शन बिल्कुल परफेक्टली नॉर्मल था। यानी वो एक आइडियल कंज्यूमर था जो एग्जैक्टली वही खरीदता था जो मार्केट उसको बेचना चाहती है। पॉलिसीज टेकन आउट इन हिज नेम प्रूव दैट ही वाज फुल्ली इंश्योर्ड and his health card shows he was once in hospital but left it cured. उसकी हेल्थ का स्टेटस भी सिर्फ डॉक्यूमेंट्स और पॉलिसीज से मेजर किया जा रहा है। उसकी इंश्योरेंस पॉलिसीज प्रूव करती है कि वो फुल्ली इंश्योर्ड था। उसका हेल्थ कार्ड शो करता है कि वो एक बार हॉस्पिटल गया था पर वहां से ठीक यानी क्योर्ड होकर वापस आ गया था। उसका दर्द, उसकी रिकवरी का स्ट्रगल, इन सब इमोशंस से सिस्टम को कोई मतलब नहीं है। उनके लिए वो सिर्फ एक फिट वर्किंग मशीन था। Both producers' research and high-grade living declare he was fully sensible to the advantages of the installment plan and had everything necessary to the modern man. A phonograph, a radio, a car and a frigidaire. अब इकोनॉमी और मटेरियलिज्म की बात आती है। रिसर्च और मार्केटिंग बॉडीज प्रोड्यूसर्स रिसर्च और हाई ग्रेड लिविंग डिक्लेयर करती है कि उसे इंस्टॉलमेंट प्लान यानी कि ईएमआई पर सामान खरीदने के फायदे अच्छे से पता थे। उसके पास वो सब कुछ था जो एक मॉडर्न मैन के पास होना चाहिए। एक फोनोग्राफ, एक रेडियो, एक कार और एक फ्रिजिडेयर यानी कि एक फ्रिज। इस सोसाइटी में एक इंसान की सक्सेस उसकी मॉडर्निटी इस बात से डिफाइन होती है कि उसके पास कितने मटीरियलिस्टिक आइटम्स हैं। इंसान की अपनी आत्मा गायब है, बस गैजेट्स बचे हुए हैं। Our researchers into public opinion are content that he held the proper opinions for the time of year. When there was peace, he was for peace. When there was war, he went. ये लाइंस बहुत ही पावरफुल और डिस्टर्बिंग है। पब्लिक ओपिनियन के रिसर्चर्स इस बात से सेटिस्फाइड है कि उसके अपने खुद के कोई इंडिपेंडेंट थॉट्स नहीं थे। उसके व्यूज एग्जैक्टली वही होते थे तो उस टाइम ऑफ द ईयर के हिसाब से प्रॉपर माने जाते थे। जब देश में पीस होती थी तो वो पीस को सपोर्ट करता था और जब स्टेट वॉर डिक्लेयर कर देती तो वो चुपचाप लड़ने चला जाता था। वो अपना दिमाग बिल्कुल यूज नहीं करता था, स्टेट की हर कमांड पर मैकेनिकली एक्ट करता था। He was married and added 5 children to the population, which our eugenist says was the right number for a parent of his generation. And our teachers report that he never interfered with their education. पर्सनल लाइफ की लास्ट बाउंड्री भी यहाँ पर टूट जाती है। वो मैरिड था, उसने पॉपुलेशन में 5 बच्चे यानी 5 चिल्ड्रंस ऐड किए। यहाँ पर यूजेनिस्ट शब्द का यूज किया गया है। यूजेनिक्स एक ऐसी साइंस है जो ह्यूमन पॉपुलेशन को जेनेटिकली इंप्रूव करने की बात करती है, जिसे कई डिक्टेटर्स ने सपोर्ट किया था। तो यूजेनिस्ट कहता है कि उसकी जनरेशन के हिसाब से 5 बच्चे बिल्कुल सही नंबर था
और फाइनली स्टेट के टीचर्स रिपोर्ट करते हैं कि उसने अपने बच्चों के एजुकेशन में कभी भी इंटरफेयर नहीं किया, यानी स्टेट उसके बच्चों को ब्रेन वॉश कर रही थी, उन्हें नए ओबीडिएंट सिटीजन बना रही थी, पर उसने उस प्रॉपर सिस्टम पर कभी सवाल नहीं उठाए। वॉज ही फ्री? वॉज ही हैप्पी? द क्वेश्चन इज absurd. Had anything been wrong, we should certainly have heard. और अब आते हैं हमारे पोएम की आखिरी और सबसे चिलिंग दो लाइंस पर। स्पीकर्स अपने आप से पूछता है, क्या वो आजाद था? क्या वो खुश था? और तुरंत ही इस सवाल को एब्सर्ड यानी बेवकूफों वाला सवाल डिक्लेयर कर देता है। वो ब्यूरोक्रेट कहता है कि अगर कुछ भी गलत होता, अगर वो खुश नहीं होता या फिर उसने फ्रीडम मांगी होती, तो हमारी एजेंसीज को जरूर पता चल जाता। ये एंडिंग इतनी आयरॉनिकल और क्रिप्टिक है कि ये हमें एक रोबोट और एक इंसान के बीच का डिफरेंस सोचने पर मजबूर कर देती है। द अननोन सिटीजन अपने इमोशंस और इंटेलेक्ट को बिल्कुल सबमर्ज कर चुका था एक कन्फर्मिस्ट बनने के लिए। उसकी जिंदगी आम आदमी की नजर में एक डिस्टोपियन थी, लेकिन स्टेट के लिए एक यूटोपियन ड्रीम थी। इस डार्क और थॉट प्रोवोकिंग ट्रुथ के साथ ये पोएम एंड होती है। तो दोस्तों, इस लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ हमने देखा कि कैसे एक परफेक्टली नॉर्मल दिखने वाली जिंदगी एक्चुअली कितनी खोखली हो सकती है। अब टाइम है इस पोएम के डीपर थीम्स और ऑर्डन की मॉडर्निस्ट अप्रोच को समराइज करने का, ताकि आपके पास एग्जाम या फिर किसी भी लिटरेचर वाले डिस्कशन के लिए सॉलिड अंडरस्टैंडिंग हो। चलिए डिस्कस करते हैं वो मेजर थीम्स जो इस पोएम और ऑर्डन की बाकी मॉडर्न पोएट्री को डिफाइन करते हैं। सबसे पहला और सबसे प्रोमिनेंट थीम है ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही और टोटलिटेरियनिज्म यानी तानाशाही का। ऑडेन अपने वर्क्स में अक्सर कंटेम्प्रेरी इश्यूज को हाईलाइट करते हैं जो टोटलिटेरियन गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं। इस पोएम में स्टेट एक बहुत ही अथॉरिटेरियन पावर की तरह बिहेव करती है जो अपने सिटीजन्स को एक बेनेवोलेंट या फिर केयरिंग पावर होने का दिखावा करती है। असल में ये फेसलेस सिटीजन स्टेट मकैनरी के पहिए में सिर्फ एक कॉग, एक पुर्जा बनकर रह गया है। ऑर्डन दिखाते हैं कि कैसे स्टेट एक इंडिविजुअल को कंप्लीटली पायलेंट यानी कि लचीला और सबसर्विएंट यानी कि आज्ञाकारी सब्जेक्ट बना देती है। ये एक एवरलास्टिंग कन्फ्लिक्ट को दर्शाता है, द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट, जहां गवर्नमेंट की सुपर पावर स्ट्रक्चर और आम जनता के बीच का गैप बढ़ता चला जाता है। ऑर्डन की पोएट्री उन हॉरर्स को मिरर करती है जो यूरोप में डिक्टेटर्स जैसे कि हिटलर और जनरल फ्रांको के राइज होने के बाद देखे गए थे। दूसरा मेजर थीम है लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी यानी अपनी पहचान खो देना। द अननोन सिटीजन को उसके नाम से नहीं बल्कि JS07M378 जैसे अल्फा न्यूमेरिक कोड से बुलाया जाता है। ऑर्डिन लेमेंट करते हैं कि कैसे एक इंसान को सोसाइटी और गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करने के चक्कर में अपनी इंडिविजुअलिटी खोनी पड़ती है। पोयम में दिखाया गया है कि स्टैंडर्डाइजेशन एक इंसान के अंदर से फ्रीडम, सोचने, फील करने और एक्ट करने की डिजायर को बिल्कुल खत्म कर देता है। मॉडर्न वॉर टोन 20th सेंचुरी में फ्रीडम और हैप्पीनेस एक मॉडर्न मैन के लिए एब्सर्डिटीज यानी बेवकूफी बन गए हैं। इस पोएम के थ्रू ऑर्डन हाईलाइट करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स किसी एक इंडिविजुअल की पूरी लाइफ को सम अप नहीं कर सकते। फिजिकल फैक्ट्स और मटेरियलिस्टिक चीजें ह्यूमन हैप्पीनेस को इवेल्युएट करने के लिए बिल्कुल इनएडिकेट यानी कि नाकाफी हैं। अब हम आते हैं इस बात पर कि ऑर्डन को एक मॉडर्निस्ट पोएट क्यों कहा जाता है। उनकी पोएट्री में ऐसी क्या खास बातें हैं जो उन्हें अपने टाइम के बाकी पोएट से अलग बनाती है। मॉडर्न पोएट्री की तरह ऑर्डन की लैंग्वेज बहुत ही सिंपल और एवरीडे स्पीच जैसी है। इसमें कोई एनार्किक वर्ड्स नहीं है, लेकिन सिंपल लैंग्वेज के बावजूद ये हाईली इंटेलेक्चुअल है। ये पोएट के माइंड से आती है और डायरेक्टली रीडर के माइंड को एड्रेस करती है। इनकी पोएट्री में मॉडर्न लाइफ का हॉरर, सफरिंग और डेथ जैसे थीम्स ओपनली डिस्कस होते हैं। जहां एक तरफ उनकी पोएम्स पेसिमिज्म से भरी लगती हैं, वहीं उनमें एक अंडर करंट ऑफ होप या फिर ऑप्टिमिज्म भी होता है कि शायद ये सच्चाई लोगों को डिक्टेटर से आजाद कर सके। उनकी पोएट्री आम आदमी यानी एवरेज मैन और लोअर क्लास की पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स पर फोकस करती है। ऑर्डिन ने फॉर्म और मीटर के साथ भी बहुत एक्सपेरिमेंट किया, जिसे फ्री वर्स या फिर प्रोज पोएम कहा जाता है। और अगर हम लाइफ और आर्ट के कंपैरिजन की बात करें, जैसा उन्होंने यीट्स की एलिजी में किया, तो ऑर्डन मानते थे कि लाइफ टेम्पररी है पर आर्ट हमेशा इटर्नल होता है। तो दोस्तों, इस डिस्कशन को सम अप करते हुए हम ये कह सकते हैं कि द अननोन सिटीजन सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं, बल्कि ये मॉडर्न लिटरेचर के उन ट्रेंड्स में परफेक्टली फिट होती है जो लोगों की डेली प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते हैं। ऑर्डिन एक ट्रू सोशल पोएट, वॉर पोएट और मॉडर्न पोएट है। ये सैटारिकल एलिजी हमें एक बहुत बड़ी वार्निंग देती है।
कंट्रोल वर्सेस फ्रीडम के इस खेल में सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी का खोना कितना खतरनाक हो सकता है। अगर हमने सिर्फ वो किया तो हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है बिना सवाल किए, तो हमारी लाइफ फिजिकली जरूर यूटोपियन लग सकती है, पर स्पिरिचुअली और इमोशनली वो एक डिस्टोपियन नाइटमेयर होगी। मुझे उम्मीद है कि इस डिटेल्ड एनालिसिस के बाद आपको द अननोन सिटीजन पोयम पूरे अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फिर भी आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे डिटेल्ड और इंसाइटफुल सेशंस के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।